जब उत्तर वैदिक काल खत्म हो रहा था तब भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और हर जगह सत्ता के लिए लड़ाई चल रही थी। इन्हीं में से मगध एक ताकतवर महाजनपद बन चुका था जिसने उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन भारत का जो पश्चिमोत्तर हिस्सा था जहां गांधार और कंबोज जैसे महाजनपद थे वो कमजोर और बिखरा हुआ था। इस समय भारत के पड़ोसी देश फारस में हखामनी वंश का एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था। अगर भारत के भूगोल को देखा जाए तो देश 3 तरफ से यानी दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में समुद्र से घिरा है और उत्तर में ऊंचे ऊंचे हिमालय पहाड़ हैं। इन वजहों से भारत पर इन दिशाओं से हमला करना आसान नहीं था। ऐसे में भारत में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता था, पश्चिमोत्तर दिशा का रास्ता। इसी रास्ते से भारत पर 2 बड़े विदेशी आक्रमण हुए, पहला फारसियों का और दूसरा यूनानियों का। ये दोनों आक्रमण मौर्य साम्राज्य के बनने से पहले हुए थे, इसलिए इन्हें मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण कहा जाता है। ईरान के संदर्भ में भारत पर पहला विदेशी आक्रमण तब हुआ जब मगध के नेतृत्व में पूर्वी भारत में एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। लगभग उसी समय पश्चिम उत्तर भारत में विकेंद्रीकरण और राजनीतिक अराजकता का बोलबाला था। संपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र के अनेक छोटे छोटे सभी राज्यों में परस्पर संघर्ष चलता रहता था। इस क्षेत्र में कोई ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं थी जो अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करके इन संघर्षरत राज्यों को एक शत्रु शासन के अंतर्गत संगठित कर सके। यही कारण है कि आर्थिक रूप से समृद्ध इस क्षेत्र की राजनीतिक दुर्बलता और अराजकता ने विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप भारत को समय समय पर 2 विदेशी आक्रमणों का शिकार होना पड़ा। पहला दुनिया के सिकंदर महान का आक्रमण था जो कि मकदूनिया से आया था और फिर उसके बाद ईरान का भारत पर आक्रमण। 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत पर पहला ईरानी आक्रमण हखामनी साम्राज्य के संस्थापक साइरस द्वितीय ने अपनी सेना के साथ किया। उसने हिंदुकुश पर्वत से होकर भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उसे सिंधु के आसपास के राज्यों से अत्यंत कठोर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस प्रतिरोध में साइरस द्वितीय की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसलिए साइरस द्वितीय को अपनी बची कुची सेना के साथ जान बचाकर वापस भागना पड़ा। अगर आप ये सोच रहे हो कि साइरस द्वितीय डरपोक था तो ये आपकी भूल है। असल में साइरस द्वितीय भारत पर आक्रमण करके ये दिखाना चाहता था कि भारतीय राज्य अपनी सीमा को बचाने के लिए किस हद तक एकजुट हो सकते हैं, क्योंकि उसने पहले सिकंदर और उसके वजीर सलाहकारों से सुन रखा था कि भारत में राजाओं में आपसी द्वेष बहुत हैं, जिसके चलते भारत पर कब्जा करना आसान है। पहली बार भारत पर मकरान के रास्ते आक्रमण करके वो भारत के अंदर के भेद ले चुका था और कहते हैं कि जब दुश्मन घर के अंदर घुसकर मारने का प्रयास करे तो पहले तो दुश्मन को घर में घुसने मत दो, और अगर दुश्मन घर में घुस ही चुका है तो उसे मार ही दो, क्योंकि जब दुश्मन घर में घुस चुका होता है तो वो आपके सारे राज जान चुका होता है और ऐसा दुश्मन और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और साइरस द्वितीय ने भी वही किया। साइरस द्वितीय ने दूसरी बार काबुल घाटी की तरफ से आक्रमण किया और इस बार के आक्रमण में उसने भारत के शहर शाहनगर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि यह आक्रमण इतना खतरनाक था कि देखने वालों के दिल में उसका डर बैठ गया था। किसी का सर नहीं मिल रहा था तो किसी के शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। औरतों और लड़कियों के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। कहते हैं कि इसी एक आक्रमण से साइरस द्वितीय की भारत पर जीत पक्की हो चुकी थी। आसपास के छोटे राजा उसे छुप छुप कर पैगाम भेजने लगे थे। उन्हें डर था कि साइरस द्वितीय कहीं उन्हें मार ना दे, इसलिए उन्होंने अपने देश से गद्दारी की और उसकी पनाह में चले गए। इसके बाद साइरस द्वितीय ने उस जगह को छोड़ दिया और बैक्ट्रिया में जाकर अपना अगला आक्रमण किया। वहां भी उसे सफलता हासिल हुई। बैक्ट्रिया से वापस आकर उसने देखा कि शाहनगर पर अभी तक किसी ने अधिकार नहीं जमाया है। ये देखने के बाद उसे समझ आ गया था कि लोग उससे डरने लगे हैं। उसके बाद साइरस द्वितीय ने भारत के और हिस्सों पर अपना अधिकार जमाने के लिए तेजी से हमले किए। उसने हिंद महासागर तक अपना साम्राज्य बनाया। काबुल घाटी को भी उसने जीत लिया। काबुल घाटी में उसने एक विशेष प्रकार के भारतीय समुदाय को अपना निशाना बनाया, लेकिन उन्हें मारा नहीं
बल्कि उनकी खाने की जरूरतों को पूरा किया, क्योंकि पहले के समय में व्यक्ति के पास खाना और रहना ही सबसे बड़ी जरूरत होती थी। ऐसा करके साइरस द्वितीय ने भारत में रहने की एक महत्वपूर्ण वजह बना ली थी, क्योंकि काबुल, गंधार और हिंदुकुश पर्वत के आसपास रहने वाले क्षेत्रीय लोग हमेशा से अपने अधिकारों से वंचित रहे हैं। और इस टॉपिक से हटकर अगर आपको एक बात बताएं तो काबुल, गंधार और हिंदुकुश पर्वत का ये क्षेत्र शापित है। यहाँ पर जन्म लेने वाला हर इंसान अपनी जरूरतों के लिए लड़ाई लड़ता ही रहेगा, और वो इंसान लड़ाई लड़ते लड़ते ही एक दिन मर जाएगा। हिंदुकुश पर्वत के क्षेत्र पर आप अफगानिस्तान को ही देख लीजिए। खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं था जब कोई हखामनी वंश का शासक भारत आया था, जबकि इससे पहले हखामनी साम्राज्य की सेना कई बार सिंधु नदी के तट पर देखी गई थी। हखामनी साम्राज्य का काबुल, गंधार और सिंधु नदी पर शासन अच्छा चल रहा था, इसलिए हखामनी वंश का शासक अमुदरिया आक्रमण के लिए भारत से बाहर गया और उसी युद्ध में उसकी मौत हो गई। हालांकि कई इतिहासकार इस बात को बताते हैं कि साइरस द्वितीय ने अपने साहस और तेज दिमाग के बल पर काफी साम्राज्य खड़े कर दिए थे और उसके साम्राज्य को हथियाने के लिए उसे जहर दिया गया था। साइरस द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सेम्बिसस II हखामनी साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, लेकिन भारत पर शासन करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। वो अपने साम्राज्य के आंतरिक मामलों में ही उलझा रहा, जिसके कारण उसको भारत की ओर सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिल सका। ईरानी आक्रमणों की श्रृंखला में भारत पर दूसरा आक्रमण बिस्टस के पुत्र और महान आचमेनिद शासक डेरियस प्रथम द्वारा किया गया, जिसकी समय अवधि लगभग 521 ईसा पूर्व से 485 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। आपको बता दें कि डेरियस प्रथम को कई जगहों पर दारा प्रथम भी कहा जाता है। डेरियस ने भारत पर हमला किया, इस बात का प्रमाण हमें शिलालेखों से मिलता है। उसने 516 ईसा पूर्व में अविभाजित भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण शुरू किया। डेरियस प्रथम की विजय का उल्लेख हमादान शिलालेख में मिलता है। डेरियस ने भारत पर आक्रमण किया और पंजाब और सिंध क्षेत्र को जीत लिया। उसने झेलम नदी घाटी के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। गांधार का उल्लेख बेहिस्तून शिलालेख में डेरियस के साम्राज्य के एक क्षेत्र के रूप में किया गया है, जिसे उसने संभवतः अपने पूर्ववर्ती साइरस महान से प्राप्त किया था। ये डेरियस के सूसा पैलेस शिलालेख से और भी पुष्ट होता है, जिसमें कहा गया है कि सम्राट के महल के निर्माण के लिए सागौन की लकड़ी गांधार से लाई गई थी। गांधार का तात्पर्य पाकिस्तान के समकालीन शहर पेशावर और रावलपिंडी से है। डेरियस प्रथम ने पश्चिमी पंजाब के कुछ भागों पर भी आक्रमण किया और उसके काल में फारसी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के पश्चात डेरियस प्रथम ने अपने कदम भारत की सीमाओं से बाहर भी बढ़ाए। उसने मिस्र और यूनान जैसे शक्तिशाली क्षेत्रों पर आक्रमण किया। मिस्र पर वो सफलतापूर्वक अधिकार स्थापित करने में सक्षम रहा, किंतु जब उसने यूनान के मैराथन नगर पर आक्रमण की योजना बनाई तो उसके सलाहकारों ने उसे आगाह किया कि वो अत्यंत शीघ्रता से विभिन्न दिशाओं में युद्ध कर रहा है, जो उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। किंतु डेरियस ने उनकी सलाह को नजरअंदाज किया और मैराथन नगर पर आक्रमण के लिए सेना भेज दी। ये आक्रमण अंततः उसके जीवन का अंतिम अभियान सिद्ध हुआ, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। डेरियस प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र ज़ेरेक्सस हखामनी साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। उसने भारत में अपने साम्राज्य के प्रभाव को और अधिक विस्तारित किया तथा भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में सम्मिलित कर यूनान पर पुनः एक बड़ा आक्रमण किया। किंतु ये अभियान हखामनी वंश के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस युद्ध में ज़ेरेक्सस को करारी पराजय का सामना करना पड़ा। उसने न केवल अपनी विशाल सेना को खो दिया, बल्कि अपने अनुभवी वजीरों और साम्राज्य के अनेक संसाधनों से भी हाथ धो बैठा। ये पराजय हखामनी साम्राज्य के वैभव को एक गंभीर झटका देने वाली सिद्ध हुई। ग्रीस में ज़ेरेक्सस की हार के कारण भारत में फारसी प्रभुत्व कम हो गया। हालांकि अचमेनिद राजवंश यानी कि हखामनी साम्राज्य ने 330 ईसा पूर्व तक भारत पर शासन किया। अचमेनिद शासकों में से अंतिम डेरियस III ने उस वर्ष सिकंदर महान का विरोध करने के लिए भारतीय सैनिकों को बुलाया। डेरियस III के बाद आने वाले फारसी शासक उतने मजबूत नहीं थे और उन्हें भारत पर आगे आक्रमण करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि भारत में आक्रमण करने के लिए शासक को अच्छा राजनीतिक होना चाहिए था और ऐसा कोई भी हखामनी साम्राज्य में बचा ही नहीं था। ईरानी आक्रमणों के कारण भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक
और सांस्कृतिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन हुए। ये आक्रमण लगभग 200 वर्षों तक चले, जिनके कई प्रभाव भी हुए। सबसे पहले भारत में आने के बाद ईरानियों ने एक बिल्कुल नई लेखन शैली शुरू की, जिसे खरोष्टी लिपि के नाम से जाना जाता है। खरोष्टी लिपि अरबी लिपि के समान है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। मौर्यकालीन वास्तुकला में मूर्तिकला निर्माण का ईरानी और फारसी रूप दिखाई देता है। फारसी मॉडल ने अशोक के स्मारकों के घंटी के आकार को प्रेरित किया। सम्राट अशोक ने फारसी स्थापत्य शैली से प्रभावित होकर चिकने और चमकदार पत्थरों से बने स्तंभों का उपयोग करना शुरू किया। इसी समय फारस से भारत तक समुद्री रास्ता खोजा गया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू हुआ। इस व्यापार में कपास, नील, रेशम और कीमती धातुओं का लेन देन होता था। व्यापार के कारण कई विदेशी लोग भारत आए और यहाँ की संस्कृति उन्हें इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो यहीं बस गए। भारत की संस्कृति से प्रेरित होकर कई भारतीय दार्शनिक, कवि, विद्वान और बुद्धिजीवी फारस गए और वहाँ भारतीय संस्कृति, कला और वास्तुकला को फैलाया। इसका असर फारसी सिक्कों पर भी पड़ा, जो अब सुंदर और कलात्मक ढंग से बनाए जाने लगे। भारतीय राजाओं ने भी ऐसे ही सुंदर सिक्कों को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया। फारसी आक्रमणों के बाद कुछ भारतीय लोगों ने फारसी रीति रिवाजों और परंपराओं को भी अपनाया। इस तरह भारत और फारस के बीच गहरा सांस्कृतिक संबंध बन गया, जिस कारण पूरे भारत में आज भी इनकी कलाएं देखी जाती हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत ने हर आक्रमण का डटकर सामना किया, लेकिन लड़ाई के बाद भी भारत ने अपने अच्छे व्यवहार, ज्ञान और परंपराओं से दुश्मनों को भी अपना बना लिया। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ये है भारत पर हुए फारसियों और यूनानियों के द्वारा आक्रमण की संपूर्ण जानकारी। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।